डीसी मोटर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। सो आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे डीसी मोटर में की कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इसके टाइप्स, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब एक प्रोसेस होता है एसी से डीसी कन्वर्जन का, जिसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं या कम्यूटेटर्स बोलते हैं। वो डिवाइसेस जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करती हैं उनको कम्यूटेटर्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को कम्यूटेशन बोलते हैं। ये कम्यूटेशन का प्रोसेस हमने जनरेटर में भी बड़ी डिटेल में, डीसी जनरेटर को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी बड़ी डिटेल में इसको हमने पढ़ा था। आपकी रिवीजन के लिए इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सिंस द आर्मेचर ऑफ ए मोटर इज द सेम एज दैट ऑफ ए जनरेटर, जैसे कि वहां पर आर्मेचर था, यहाँ पर भी सेम है डीसी जनरेटर का। द करंट फ्रॉम द सप्लाई लाइन, मेन लाइन से जो करंट आएगा, मस्ट डिवाइड एंड पास थ्रू द पाथ्स ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरेगा और वहां डिवाइड होगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूनिट डायरेक्शनल फोर्स या यूनिट डायरेक्शनल टार्क, एक ही डायरेक्शन में हमारी फोर्स रहे। चूंकि पीछे अगर आपका एसी आ रहा है, अल्टरनेटिव सप्लाई है आपकी, तो वो अगर वो चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, आपकी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। एक दफा नॉर्थ से तो आपकी जो मोटर है वो दो पोजीशन के दरमियान में स्टक रहेगी। ऑन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए मोटर, द कंडक्टर अंडर एनी पोल, किसी बेशक वो नॉर्थ पोल के अंडर हो या साउथ पोल के, मस्ट कैरी द करंट इन द सेम डायरेक्शन एट ऑल टाइम्स, तो उनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए। अगर वो सेम रहेगी तो वो एक डायरेक्शन में रोटेट कर पाएंगे। सो दिस विल बी इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर, और नेक्स्ट जो स्लाइड आपकी आ रही है उसमें हम उसको उसकी डायग्राम भी दिखाते हैं। इन दिस केस द करंट फ्लोज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अगर वो डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, ये अगर आप ये देखें तो ये अगर आर्मेचर करंट यहाँ से एंटर हो रहा हो और यहाँ से लीव कर रहा हो, और ये हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, और यहाँ पर जो फोर्स अमल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, तो अगर आप इसको देखें तो उसके मुताबिक जो है वो, इन दिस केस द करंट फ्लोज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इन द कंडक्टर अंडर द नॉर्थ पोल। ऑब्जर्वर मतलब हम अगर यहाँ से स्क्रीन में से देखें तो ये है नॉर्थ पोल में, जहां पर ये क्रॉस लगा हुआ है, तो ये जो क्रॉस है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और ये जहां पर डॉट्स है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल के अंडर उधर को होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या इनटू द पेज होनी चाहिए, और टुवर्ड्स साउथ ये आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है जी, एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इन द कंडक्टर अंडर द साउथ पोल। ठीक है जी। Therefore, when a conductor moves from the influence of north pole to that of the south pole, के इसमें देखिए अगर ये कोई कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर आपका पड़ा हुआ है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ पोल, तो then the direction of the current in the conductor must be reversed। वो जैसे ही इस पोजीशन पर आएगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज टर्म्ड एज कम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल इसको डायग्राम को अगर देखें, डायग्राम पे गौर करें, तो अगर ये नॉर्थ पोल के ऑब्जर्व पहले ऐसे मूव कर रहा था और ये पोजीशन आती है, और इस पोजीशन के ऊपर ये साउथ पोल के अंडर आता है, तो साउथ पोल में ऐसा नहीं है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो वापस इस साइड पे चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगी, आर्मेचर एंटरिंग और लीविंग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन यही रहेगी, यानी ओवरऑल रोटेशन ऑफ द आर्मेचर या रोटेशन ऑफ द रोटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और इस प्रोसेस को, ये जो शिफ्ट होता है आर्मेचर करंट के ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस टर्म इज नोन एज कम्यूटेशन। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर एंड द ब्रशेस गियर in a DC motor is to cause the reversal of the current in a conductor as it moves from one side of the brush to the other side of the brush। ठीक है जी, तो ये अगर यहाँ पर ये ब्रशेस कनेक्टेड है तो करंट की इसका काम क्या है, इन ब्रशेस का सिर्फ इस करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, ताकि जो रोटेशन है, जो टार्क है वो यूनिट डायरेक्शनल रहे, जो फोर्स है वो यूनिट डायरेक्शनल हो।
So the function of the commutator and the brush gear in a DC motor is to cause the reversal of the current in a conductor as it moves from one side of a brush to the other. So for good commutation, the following points may be noted. Number one, if a motor does not have commutating poles या कंपोल्स को कम्यूटेशन पोल्स को इकट्ठा करके कंपोल्स कहा गया है, अगर वो कम्यूटेटिंग पोल्स नहीं है देन द ब्रशेस मस्ट बी गिवन अ नेगेटिव लीड. तो ये जो ब्रशेस आपने लगाए इनको एक नेगेटिव लीड देनी चाहिए. दैट इज दे मस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम GNA. ये GNA कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस. अगर इसको हम सेंटर पॉइंट लेते हैं तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये क्या कहलाएगा, GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है जी. तो यहाँ पर पॉजिटिव या यहाँ पर नेगेटिव है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस GNA. देन must be given a negative link, that is that they must be shifted from GNA against the direction of the rotation of the motor. दूसरे नंबर पर by using interpoles a DC motor can be operated with fixed brushes position for all conditions of the load. अगर हम interpoles यूज करते हैं तो fixed brushes position को हम यूज कर सकते हैं. For a DC motor the commutating poles must have the same polarity as the main poles directly back of them. तो जो commutating poles जो है इनकी डायरेक्शन पोलैरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए जो इसके पीछे पोल्स हैं, साउथ या नॉर्थ पोल नेगेटिव या पॉजिटिव, एज द मेन पोल्स डायरेक्टली बैक ऑफ देम. दिस इज द अपोजिट ऑफ द कोरेस्पोंडिंग रिलेशन इन द डीसी जनरेटर. डीसी जनरेटर में ऐसे नहीं होता था, उनकी सेम नहीं होती थी, अपोजिट पोलैरिटी होती थी. नोट अ डीसी मशीन मे बी यूज्ड एज अ मोटर और अ जनरेटर. ये हमने पहले भी बात की है कि आप जनरेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, मोटर भी, विदाउट चेंजिंग द कम्यूटेशन पोल्स करेक्शन. कम्यूटेटिंग पोल सेम रहने के. व्हेन द ऑपरेशन ऑफ अ डीसी मशीन चेंजेस फ्रॉम जनरेटर टू मोटर, अगर वो पहले जनरेटर पे चल रहा है तो मोटर पे कन्वर्ट, तो फर्क क्या आएगा, फर्क क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द आर्मेचर करंट रिवर्सेस. तो जो आर्मेचर करंट है उसकी डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स होगी, तो इस तरह से वो जनरेटर से मोटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंस कम्यूटेटिंग पोल्स वाइंडिंग कैरीज आर्मेचर करंट, कम्यूटेटिंग पोल में आर्मेचर करंट होता है, द पोलैरिटी ऑफ ए कम्यूटेटिंग पोल रिवर्सेस ऑटोमेटिकली टू द करेक्ट पोजीशन. तो कम्यूटेटिंग पोल जो हम पहले बात कर रहे थे कि इसके बैक पे जो पोल्स हैं उनके साथ मैच करती है, तो जैसे ही आप कम्यूटेटिंग पोल्स आर्मेचर करंट को कैरी कर रहे होते हैं तो हमने कहा जनरेटर से मोटर में जैसे कन्वर्ट करना है तो सिर्फ डायरेक्शन होनी चाहिए किसकी, आर्मेचर करंट की. तो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली पोल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. और यही बात हमने थोड़ी पहले यही की है कि अपोजिट ये वाली, दिस इज द अपोजिट ऑफ द कोरेस्पोंडिंग रिलेशन इन अ डीसी जनरेटर. अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉसेस की इन अ डीसी मोटर. द लॉसेस अकर इन अ डीसी मोटर आर द सेम एज इन अ डीसी जनरेटर. कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉपर लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस और मैग्नेटिक लॉसेस, और तीसरे जो है वो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं. तीन तरह के लॉसेस हमने वहां पर भी पढ़े थे, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस या मैग्नेटिक लॉसेस, और तीसरे हैं हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस. एज इन अ जनरेटर, ये जनरेटर को बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये सारी चीजें वहां पर हमने पढ़ी थी. दीज लॉसेस काजेज, इनकी वजह से क्या होता है, एन इंक्रीज ऑफ मशीन टेम्परेचर, क्योंकि लॉसेस हीट की फॉर्म में रेडिएट होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. दूसरा, एंड रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मोटर. तो डेफिनेटली जब हीट की फॉर्म में ज्यादा होगा, लॉसेस होंगे, तो क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इफेक्ट होगी. द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड. Number 1, apart from armature copper losses, field copper losses and brush contact losses, तीन चीजें. एक तो आर्मेचर के अंदर जो कॉपर है, बाइंडिंग है, वो लॉसेस होंगे, फील्ड पे भी कॉपर लॉसेस होंगे, फील्ड बाइंडिंग एंड ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस. कॉपर लॉसेस आर आल्सो अकर इन द इंटरपोल्स, कम्यूटेटिंग पोल्स में भी होता है, एंड कंपनसेटिंग बाइंडिंग्स. कंपनसेटिंग बाइंडिंग्स अलग से एक सेपरेट बाइंडिंग कंपनसेट करने के लिए लगाई जाती है, जो कि अभी तक नहीं पड़ी. तो जहां जहां पर आपकी कॉपर यूज होगी वहां पर कॉपर लॉसेस है. ठीक है जी. सिंस दीज वाइंडिंग्स कैरी आर्मेचर करंट, इन सब में से आर्मेचर करंट गुजर होता है, तो लॉसेस इन इंटरपोल वाइंडिंग, आई स्क्वायर आर आपको पता है, और करंट हमारा आर्मेचर करंट ही है,
तो आई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरपोल, जो अगर इंटरपोल में होगा तो इंटरपोल बाइंडिंग की रेजिस्टेंस और लॉसेस कोरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग में कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होगी उसको आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये हमारे कॉपर लॉसेस जितने भी हैं ये आई स्क्वायर और लॉसेस हैं जो हीट की फॉर्म में होते हैं। तो मेन करंट जो इसमें फ्लो कर रहा होता है वो आर्मेचर करंट होगा, तो आर्मेचर करंट तो सेम रहेगा, चीजें चेंज क्या होगी आपकी, जो चीज वेरी करेगी वो क्या होगी आपकी रेजिस्टेंस। अगर वो इंटरपोल की आप कॉपर लॉसेस या लॉस फाइंड आउट करें तो इंटरपोल वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग से कर फाइंड आउट कर रहे हैं लॉसेस तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंस डीसी मशीन्स जनरेटर रूम या मोटर रूम आर जनरली ऑपरेटेड एट कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, बी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी एट कांस्टेंट स्पीड, और नॉर्मल एक ही स्पीड होती है फिक्स स्पीड, दी आयरन लॉसेस आर नियरली कांस्टेंट, तो डेफिनेटली आपके जो आयरन लॉसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। दी मैकेनिकल आयरन लॉसेस वो जहां पर आपकी कोर को लपेटा जाता है वाइंडिंग को। दी मैकेनिकल लॉसेस जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होते हैं वेरी एज द क्यूब ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मशीन, तो जो स्पीड आपकी होगी रोटेशन की उसकी 3 टाइम्स अगर आप लेंगे तो उसके हिसाब से मैकेनिकल जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। सिंस डीसी मशीन्स आर जनरली ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड, जो हमने पहले बात की है, मैकेनिकल लॉसेस आर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ये मैसेज किसी बच्चे हाँ ऐसी इंटरपोल एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में बता दें। बच्चे अभी हमने ना इसकी कंस्ट्रक्शन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स का पढ़ा नहीं है। अगर आप इंटरपोल्स लगाएंगे, इंटरपोल्स के अगेंस्ट आपके उसके ऊपर जो वाइंडिंग होगी उस वाइंडिंग को मेंटेन करने के लिए उसकी वजह से जो आपका इंटरेक्शन आएगी किसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक अलग से बाइंडिंग करते हैं उसके ऊपर आर्मेचर के ऊपर, जिसको कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। ये अभी तक डिटेल में आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये लेटर ऑन जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब आप डीसी मोटर की अभी आपने सिर्फ आर्मेचर और स्टेटर वाइंडिंग्स पढ़ी हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, तो उसके अलावा भी ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस वाइंडिंग होती है, तो ये चीजें हम लेटर अगर डिटेल में हमारे पास टाइम बचा तो उसको डिस्कस करेंगे लाजमी तौर पे। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मोटर। अगर आपका बच्चों का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आप साथ साथ या टेक्स्ट की फॉर्म में पूछ सकते हैं या मुझे साथ में रोक के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी दफा रुक के आपसे क्वेश्चन पूछने को कहा है लेकिन आप लोग नहीं पूछते, तो इसलिए मैं फ्लो में चल रहा हूँ। जहां पर आपको जरूरत फील हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप इन कॉल में जो है वो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं साथ साथ दूसरी स्क्रीन पर वो मैसेज देख रहा होता हूँ तो उनको आंसर करता रहूंगा मैं साथ साथ। ओके जी। एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मोटर, पहले भी हमने एफिशिएंसी को हर टॉपिक में पढ़ा है, ट्रांसफार्मर हो चाहे वो अल्टरनेटर हो चाहे वो जनरेटर हो या डीसी मोटर। एफिशिएंसी ओवरऑल ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेशियो होती है आउटपुट की अगेंस्ट इनपुट, कि आपने इनपुट पे क्या पावर दी या कितनी एनर्जी लगाई और आउटपुट पे क्या मिला आपको, और इसको परसेंटेज में लिया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस की आपने एफिशिएंसी बतानी हो तो इसका मतलब होता है कि उस पर आपने खर्चा कितना किया और उससे आपको मिला क्या, इन दोनों की जो रिलेशन है उसको आप एफिशिएंसी कह सकते हैं, कहते हैं। चूंकि इनपुट हमारे पास जो होती है वो आउटपुट जो आपको कम मिलती है उसकी वजह से ये होता है कि आपके एक्चुअल लॉसेज हो जाते हैं। तो आउटपुट इनपुट को आप ये कह सकते हैं कि आउटपुट प्लस लॉसेज, तो ये अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी को दूसरी तरह से अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेज मल्टीप्लाइड बाय 100। एज फार अ जनरेटर द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन, जिस तरह से हमने मोटर में बात की थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब वेरिएबल लॉसेज और कांस्टेंट लॉसेज जो है वो सेम हो जाएंगे, और इसको हमने वहां पर प्रूव भी किया था जब हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था। देयरफॉर द एफिशिएंसी कर्व ऑफ ए डीसी मोटर इज सिमिलर इन शेप ऑफ दैट ऑफ
डीसी जनरेटर, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी एफिशिएंसी की जो कर्व है वो सेम है जो हमने डीसी जनरेटर के केस में पढ़ी थी। पावर स्टेजेस, डिफरेंट पावर स्टेजेस है, वही है जो हमने जनरेटर पे पढ़ी थी, लेकिन कुछ चीजें वहां पर हमने जो डिस्कस की थी वो यहाँ पर वेरी करेंगी, तो इसलिए मैंने ये इसको डिस्कस करना जरूरी समझा। अगर आप ये देखें, दी पावर स्टेजेस है ना डीसी मोटर आर रिप्रेजेंटेड डायग्रामेट्रिकली इन फिगर, वहां पर भी 3 स्टेजेस थी, ए बी और सी। पहली इनपुट थी, वहां पर अगर आप देखें तो मैकेनिकल इनपुट थी, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल इनपुट होगी, तो डेफिनेटली वहां पर क्या थे, आपके आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस पहले थे, यहाँ पर आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस एंड पर है। तो इनपुट आपकी है अप्लाइड वोल्टेज, और आपका जो लोड है जितना आपने लगाया वो कितना करंट ड्रा करेगा, V क्रॉस IL, ये आपकी इनपुट है। उसके बाद कॉपर लॉसेस होते हैं, फिर मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड इन दी आर्मेचर, तो आर्मेचर को कितना टार्क आपने प्रोड्यूस किया वो डिपेंड कर होता है आर्मेचर करंट के ऊपर और बैक ईएमएफ के ऊपर, EB मल्टीप्लाइड बाय IA, तो ये वाट्स में मिलेगा। देन आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, तो फिर पावर आपको मिलेगी, आउटपुट पावर ऑफ द मोटर, जो एक्चुअली जब आप उसके ऊपर वो बेल्ट लगा के उसको उसके रोटेशन को यूटिलाइज करते हैं। तो A माइनस बी आपके होंगे कॉपर लॉसेस, B माइनस सी आपके आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, और एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, इनपुट आपकी A थी, आउटपुट C है, तो C ओवर A आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी है। ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिकल है, तो B ओवर A इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है, C ओवर B जो है वो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके। अभी हमने डीसी मोटर जनरेटर में रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें हमने पहले थोड़ा ही टाइम पहले हमने पढ़ी हैं पिछले 3-4 लेक्चर्स में। तो डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी को भी कोरिलेट करेंगे हम जनरेटर के साथ। देयर आर 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ ए डीसी मोटर, ठीक है जी, शंट मोटर, सीरीज मोटर एंड कंपाउंड मोटर्स। बोथ शंट एंड सीरीज टाइप्स हैव only one field winding wound on the core of the each pole of the motor। शंट हो या सीरीज हो तो आपके क्या है, फील्ड वाइंडिंग एक ही होगी। द कंपाउंड टाइप हैज 2 सेपरेट फील्ड वाइंडिंग wound on the core of each pole। तो कंपाउंड में आपकी चूंकि सीरीज भी होती है और शंट भी होता है, तो दोनों की अलग अलग फील्ड वाइंडिंग्स होगी, तो एक्चुअली 2 सेपरेट आपकी फील्ड वाइंडिंग्स होगी। द परफॉर्मेंस ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी जज्ड फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व known as motor characteristics। Following are the 3 important characteristics of the DC motor। कौन कौन सी है? सबसे पहले है टार्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, TA ओवर IA। टार्क और आर्मेचर के दरमियान, आर्मेचर करंट के दरमियान में जो रिलेशन है, ये हमने पहले वैसे पढ़ा भी है, फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं। इट इज द कर्व बिटवीन आर्मेचर टार्क एंड द आर्मेचर करंट ऑफ ए डीसी मोटर। इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। अब आप में से अगर कोई बताना चाहे तो वो प्लीज बता दे कि आर्मेचर करंट अगर बढ़ता है तो टार्क के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? कोई बताना चाहेगा? टार्क के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, टार्क के ऊपर, या आर्मेचर करंट का और टार्क का क्या रिलेशन है? सर डायरेक्ट रिलेशन है, फिर स्पीड बढ़ जाती है उसकी, टर्निंग। डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टार्क भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली स्पीड एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपका इन दोनों के दरमियान में अगर आप एक कर्व ड्रा करें, इट इज द कर्व बिटवीन स्पीड एंड आर्मेचर करंट IE ऑफ ए डीसी मशीन मोटर। It is very important characteristics that is often the deciding factor in the selection of the motor for a particular application। special application के कि आर्मेचर करंट बढ़ाने से आपकी स्पीड पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये आपको क्या चीज बताएगी, ये आपको स्पीड और आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताएगी। स्पीड एंड टार्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व, स्पीड और टार्क का आपस में क्या रिलेशन है? इट इज द कर्व बिटवीन स्पीड एंड आर्मेचर टार्क TA ऑफ ए डीसी मोटर। इट इज नोन एज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टार्क इंक्रीज करने से आपकी स्पीड पे कितना इम्पैक्ट आएगा, किस किस तरह से वो इंक्रीज होगी, अगर वो कर्व अगर आप उसकी अगर आप कर्व ड्रा करें तो उसको स्पीड एंड टार्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर जब वो टॉर्क बढ़ेगा तो फिर स्पीड भी बढ़ेगी? अच्छा, ये कल हमने ना बड़ी डिटेल में एक क्लास में डिस्कस किया था कि आर्मेचर करंट बढ़ने से टार्क इंक्रीज होता है। प्रैक्टिकली हम क्या चाह रहे होते हैं कि हम स्पीड बढ़े, टार्क बढ़े तो स्पीड भी बढ़े, लेकिन कल हमने डिस्कस भी किया था
कि अगर आपका टार्क इंक्रीज होता है तो वो स्पीड में कमी होती है, लेकिन उस कमी को हम मैनेज कैसे करते हैं? बैक ईएमएफ के जरिए। बैक ईएमएफ जो है वो सरप्लस आपका जनरेट करती है। ये कल के लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। वो जो ओके सर। सरप्लस आपका करंट आर्मेचर करंट होगा वो आपकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। रिक्वायर्ड क्या होता है कि अगर आपका टार्क बढ़े या स्पीड बढ़े तो टार्क को इंक्रीज होना चाहिए। टार्क एक्चुअली वो पावर है जिसके साथ आपकी वो स्पीड वो लोड बर्दाश्त करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पीड तो इंक्रीज हो रही हो लेकिन वो लोड कम हो जाए, तो स्पीड बढ़ने से एक्स्ट्रा लोड को उठाने की कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। सर उसमें आर्मेचर। और ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं, ये कल के लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। ओके सर। सर वो अगर मैंने आपको नहीं पूछना तो था एक उसका और एक चीज। पोर्शन मैंने डिस्कस किया था, हाँ उसको उसको दोबारा सुन लें। जी सर पूछे, क्वेश्चन आर्मेचर पूछे। टूट भी सकता है अगर स्पीड ज्यादा बढ़ जाए? बच्चे आर्मेचर एक्चुअली होता क्या है, सर वाइंडिंग। पहले ये पता होना चाहिए ना आपको। कुछ सर आइडिया है आपके बच्चे कि आवाज नहीं। आर्मेचर क्या चीज़ है, किसको हम आर्मेचर कह रहे हैं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको आइडिया होगा तो आप क्वेश्चन को अपने को खुद आंसर कर पाएंगे। आर्मेचर किसको कह रहे हैं हम? सर वाइंडिंग को। नहीं बच्चे, वो तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग हो वो आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आर्मेचर क्या, दो चीजें हैं आपका आपके केसेस में, फील्ड और आर्मेचर है, या आप इसको स्टेटर और रोटर कहते हैं। समझ आ रही है? ये पहले दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ आने यस की सर। कोशिश हो। स्टेटर वो जो नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर फिक्स है वाइंडिंग, वो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग है। जो आपका रोटेटिंग पोर्शन है वो आपका रोटर या आर्मेचर। आर्मेचर है। ठीक है जी। अब एक्चुअली यस आर्मेचर सर। इटसेल्फ रोटेट नहीं कर रहा होता। आर्मेचर की वाइंडिंग जो है वो फ्लक्स कम या ज्यादा कर रही होती है, और उसके मूव करने से। सॉरी सर आपकी आवाज कट गई। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस सर आपकी आवाज अभी आ रही है। अब ठीक आ रही है बच्चे? जी सर। अच्छा मैं दोबारा से बताने लगा हूँ। अच्छा मैं दोबारा से बताता हूँ कि जो उसका रोटेटिंग पोर्शन है वो रोटर कहलाता है। वहां पर आपका जो रोटर है एक्चुअली इसके ऊपर आपकी शाफ्ट लगी होती है। अगर आप मोटर की बात कर रहे हैं तो वो शाफ्ट इसको रोटेट करवा रही थी, और अगर आप जनरेटर की बात करें तो हम थे कहाँ पर, हाँ यहाँ लॉसेस पे। लॉसेस हो गए, बल्कि करेक्टरिस्टिक्स पर थे। अच्छा अब हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर की। अगर आप देखें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आखिरी तीन जो चार स्लाइड्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको डीसी मोटर की एक्चुअली एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए और किस किस तरह से इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है जी। The characteristics of a shunt motor reveals that it is an approximately constant speed motor। यानी कि जो आपकी शंट मोटर होती है इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर। इसकी स्पीड फिक्स रहती, रिकमेंडेड है कि इसको एक स्पीड पर डिजाइन किया जाता है और उसी स्पीड पर रोटेट होती है। फिक्स स्पीड मोटर्स कहलाते हैं इसको, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर्स कहलाते हैं। इट इज देयरफॉर यूज्ड मेनली where the speed is required to remain almost constant for no load to full load। क्या आप लोड लगाएं या ना लगाएं, जहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, नो लोड पर भी फुल लोड पर भी, तो वहां पर रिकमेंडेड है कि आप शंट मोटर यूज करें। दूसरी, क्योंकि इसका फ्लक्स कांस्टेंट होता है। दूसरी, व्हेन द लोड has to be driven at a number of speeds and any of which is required to remain nearly constant। या आप ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर डिफरेंट स्पीड्स तो हैं, डिफरेंट स्पीड्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड्स हैं। आप पहले 600 आरपीएम पे चला रहे हैं, फिर 1000 आरपीएम पे, फिर 1600 आरपीएम पे, लेकिन एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लंबे अरसे के लिए 600 आरपीएम पे चलाना है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस स्पीड पर जाके फिर आपने कांस्टेंट रहना। ये नहीं है 600 से 1000 फिर 1600 फिर 600।
ऐसी जगह पर ये रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको कांस्टेंट स्पीड पे रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी स्पीड वेरिएबल भी है तो लंबे अरसे तक अगर वो कांस्टेंट रहती है एक पोजीशन के ऊपर, तो वहां पर शंट मोटर्स आपकी जो है वो रिकमेंडेड होती है। इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है? लेथ मशीन में होता है, ड्रिल मशीन में होता है, बोरिंग मिल्स जो होती है उनमें होता है, शेपर्स, स्पिनर्स और वेविंग मशीन के अंदर आपकी डीसी शंट मोटर यूज होती है, रिकमेंडेड है। क्लियर जी? सर वेविंग मशीन के बारे में बता देंगे क्या? बच्चे वेव, ये सारी मैकेनिकल का पोर्शन है। ये वेविंग मशीन, थ्रेड वेविंग मशीन नहीं होती, स्पिनिंग वहां पर जहां पर धागा बन रहा होता है, जहां पर वेविंग हो रही होती है, बोरिंग, ड्रिल, लेथ मशीन्स। ये लेथ मशीन्स जहां पर आपकी वो क्या कहते हैं, वो जो रगड़ाई शिगड़ाई होती है इलेक्ट्रिकल, उसकी वो जो लोहे के औजार होते हैं। तो ड्रिल आपको पता है, बोर करने के लिए शेपर्स, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं। ओके जी। नेक्स्ट जो है वो है आपकी सीरीज मोटर। इट इज अ वेरिएबल स्पीड मोटर। अच्छा, जहां पर आपको फिक्स स्पीड चाहिए वहां पर आपने शंट मोटर को रिकमेंड करना है, जहां पर आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए वहां पर आपने सीरीज डीसी मोटर को। स्पीड इज लो एट हाई टार्क एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपकी अगर स्पीड कम होगी तो टार्क ज्यादा मिलेगा आपको, और अगर टार्क कम चाहिए आपको तो स्पीड आपको ज्यादा मिल जाएगी। हाउएवर एट लाइट और नो लोड, जब आप नहीं लगाते, दी मोटर टेंड्स टू अटेन डेंजरसली हाई स्पीड। अगर आप लोड नहीं लगाएंगे तो ये लंबे, आपने ऑन की और लोड लगाया नहीं है तो ये हाई स्पीड पर चली जाएगी, और हाई स्पीड पर जाने के बाद जो है वो नुकसान क्लास, वही वाइब्रेशन जो है वो उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर लोड डाल देंगे तो डेफिनेटली टार्क इंक्रीज हो जाएगा, टार्क इंक्रीज हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो दी मोटर हैज अ हाई स्टार्टिंग टार्क, इनिशियली बहुत हाई टार्क होता है। इट इज देयरफॉर यूज्ड वेयर लार्ज स्टार्टिंग टार्क इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल इन एलिवेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का मतलब ये इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होती हैं, ये जैसे आपकी क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। या एलिवेटर्स हैं, वहां पर जब आपने स्टार्ट लेना है ना, तो इनिशियली आपको जर्क के साथ अचानक से लोड मैक्सिमम पड़ता है, तो वो लोड जो है, जब मैक्सिमम लोड पड़ेगा तो टार्क हाई होगा। तो इनिशियली हाई टार्क के लिए सीरीज मोटर रिकमेंडेड है। where the load is subjected to heavy fluctuations and the speed is automatically required to reduce that higher torque and vice versa। तो स्पीड डेफिनेटली लेटर ऑन आपकी ऐसा नहीं होता कि जो आपके वो एलिवेटर है वो हाई स्पीड से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तो वो इनिशियली एक लोअर स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उसका वेट ज्यादा होता है, वो हाई टार्क होते हैं, तो लोड करंट जो है वो ज्यादा होगा, उसको बर्दाश्त करने के लिए आपका सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होनी चाहिए, तो इसलिए वो सीरीज मोटर वहां पर रिकमेंडेड है। इंडस्ट्रियल यूजेस इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में, क्रेन्स में स्पीड नहीं चाहिए होती, एलिवेटर्स में, एयर कंप्रेसर्स में, वैक्यूम क्लीनर्स में, हेयर ड्रायर्स में या स्वीमिंग मशीन में आपकी जो मोटर यूज होती हैं वो सीरीज मोटर यूज की जाती है, सीरीज डीसी मोटर। सर जी सर। सर ये सीरीज मोटर जो हाई टार्क के लिए यूज होती है, यानी कि लोड अगर ज्यादा होगा। हाई टार्क मतलब टार्क लोड के मतलब में ना ले, लोड एक होता है करंट की फॉर्म में, एक लोड होता है कि आप वेट की फॉर्म में ले रहे हैं। हाँ, टार्क इस सेंस में आप कह सकते हैं हैवी डिवाइसेस को रोटेट करवाने के लिए। सर यानी कि अगर वेट ज्यादा होगा, यानी कि अगर उसका लोड यानी कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जो आपकी शाफ्ट है उसके ऊपर होगा। आपने फोर्स ज्यादा लगवानी है शाफ्ट से। हाँ जी 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 सर, यानी कि वो सर आहिस्ता से घूमेगा, उसको टार्क यानी कि हाई कहेंगे। बच्चे जो घूमना है वो स्पीड है, जो वो वजन है या जो वो लोड है वो टार्क है। यस सर। उसको रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स लग रही है ना वो टार्क है। ओके सर, समझ रहे हैं? आप अपने हाथ से किसी एक चीज को धक्का लगा रहे हैं तो वो जो पावर आप यूज कर रहे हैं ना, जो आपकी पावर लगाई जा रही है वो टार्क है, और जिस स्पीड से आपका बॉडी मूव कर रही है या आपका हाथ मूव कर रहा है या वो चीज मूव कर रही है वो उसकी स्पीड है। ओके सर। नेक्स्ट है जी कंपाउंड मोटर्स। कंपाउंड सीरीज और दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स आर रेयरली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर पुअर टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। कम लो टार्क पे यूज होती हैं। हाउएवर cumulative compound motors are used where a fairly constant speed is required with
irregular loads or sudden applied heavy loads। अगर आप इसको देखें तो ये मिक्सचर है सीरीज का और शंट मोटर का। तो जहां पर आपको दोनों की मिली जुली करेक्टरिस्टिक्स चाहिए वहां पर आप कंपाउंड मोटर्स को रिकमेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेसेस में, शीयर्स में, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स जो होती हैं उनके ऊपर आप अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा? शेयर्स क्या होते हैं जी? प्रेसेस और शेयर्स। बच्चे प्रेसेस और शेयर्स ये जो आपकी प्रेस करने के लिए चीजों को या दबाने के लिए नहीं यूज होते, जहां पर जैसे वो डंपिंग करते हैं या आपके वो जब बेड रोड बेड बन रहे होते हैं वहां पर दबाने के लिए यूज करते हैं, या जहां पर आप चीजों को प्रेस करके जोर शेयर बोलते हैं। ये मैकेनिकल टर्म है जब दो चीजों को आपस में दबाया जाता है, जब किसी चीज को दबाने के लिए जो फोर्स यूज होती है ना उसको शेयर कहते हैं। ओके सर। तो जहां पर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर होती है वहां पर उनको शेयर्स कहते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कि प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रबल्स क्या है, इसके साथ मसाइल क्या है डीसी मोटर के साथ साथ। Several troubles may arise in a DC motor and a few of them are discussed below। सबसे पहले failure to start, this may be due to, यानी कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो दो क्या क्या वजूहत हो सकती हैं कि एक या तो वो कोई चीज ग्राउंड हुई है, ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, ओपन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, रॉन्ग करेक्शंस हो सकते हैं, टू लो सप्लाई वोल्टेज कम हो सकते हैं, फ्रोजन बेयरिंग्स आर या एक्सेसिव लोड हो सकता है, उसकी जरूरत से ज्यादा लोड भी की वजह से भी ये नहीं चलेंगी, या उसके बेयरिंग्स जो है वो जुड़े हो सकते हैं, ऊपर शॉर्ट सर्किट, ये जो नॉर्मल रूटीन में प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ सकता है डीसी मोटर में। दूसरा, स्पार्किंग एट ब्रशेस, जो आपके ब्रशेस लगाए हैं उनके ऊपर स्पार्किंग हो, दिस मे बी ड्यू टू ट्रबल्स इन ब्रशेस, ब्रशेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रबल्स इन कम्यूटेटर, जो उसके ब्रशेस के पीछे कम्यूटेटर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो लूज कनेक्शन हो सकता है, वो फ्रिक्शन या जैम हो सकते हैं। ट्रबल्स इन आर्मेचर, आर्मेचर आपका फिक्स हो सकता है या एक्सेसिव लोड भी ज्यादा हो सकता है। ब्रशेस ट्रबल्स में अराइज ड्यू टू इनसफिशिएंट कांस्टेंट सरफेस आपकी फिक्स ना हो, वो एरिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। टू शॉर्ट ब्रशेस, छोटे ब्रशेस लगे हो, टू लिटिल स्प्रिंग टेंशन और रॉन्ग ब्रश सेटिंग, या ब्रशेस की सेटिंग प्रॉपर ना हो, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कम्यूटेटर ट्रबल्स में बी ड्यू टू द डर्ट ऑन द कम्यूटेटर, मिट्टी वगैरह की वजह से, हाई माइका, ये जो आपका इंसुलेटर है उसकी वजह से, रफ सरफेस या इसर्टेसिटी, मतलब वो जो रगड़ है, वो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो डस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट, उसकी वजह से हो सकता है। आर्मेचर ट्रबल्स में बी ड्यू टू एन ओपन आर्मेचर कॉइल, वो जो आपने आर्मेचर की वाइंडिंग की हुई कॉइल वो अगर ओपन हो गई, कहीं से ब्रेक हो गई है तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ओपन आर्मेचर कॉइल विल कॉज स्पार्किंग ईच टाइम द ओपन कॉइल पासेस द ब्रश, तो वो जब भी ब्रश के पास से आपकी लूज कॉइल होगी वो गुजरेगी तो स्पार्क जनरेट होगा। द लोकेशन ऑफ दिस ओपन कॉइल इज नोटिसेबल बाय अ बर्न्ड लाइन बिटवीन सेगमेंट्स कनेक्टिंग द कॉइल। तो अगर आप इसको खोल के देखें तो अगर कहीं सर आपकी वाइंडिंग बर्न हुई हो तो इसका मतलब है ये वो जगह है जहां पर आपका स्पार्क होता रहा है फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो वो जो है वो बर्न हो सकती है। वाइब्रेशंस एंड पॉन्डिंग नॉइसेस, दीज मे बी ड्यू टू रॉन्ग बेयरिंग्स, वॉर्न बेयरिंग्स, अगर आपके टूटे फूटे हुए बेयरिंग्स हैं, लूज पार्ट्स, जो आपके ओवरऑल मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो आपस में उनका वो फिक्स नहीं है प्रॉपर्ली, रोटेटिंग पार्ट्स, हिटिंग स्टेशनरी पार्ट्स, तो जो आपके रोटर के पार्ट्स हैं वो कहीं से अगर हिट कर रहे हैं स्टेशनरी पार्ट्स को तो उससे वाइब्रेशन या पॉन्डिंग नॉइज हो सकता है। आर्मेचर अनबैलेंस्ड हो सकता है, मिस अलाइनमेंट ऑफ मशीन हो सकती है, या लूज कपलिंग हो सकती है, तो इसकी वजह से आपके ये वाले लॉसेस हो सकते हैं। चौथी चीज है ओवरहीटिंग। दी ओवरहीटिंग ऑफ ए मोटर मे बी ड्यू टू ओवरलोड, अगर आप लोड ज्यादा लगा देंगे तो मशीन डीसी मोटर गर्म हो जाएगी। स्पार्किंग एट दी ब्रशेस, अगर ब्रशेस पे स्पार्किंग हो रही है। शॉर्ट सर्किट आर्मेचर और फीड सर्किट में कहीं दोनों जगह पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तब भी। टू फ्रीक्वेंट स्टार्ट्स आर रिवर्सल, आप बार बार चलाते बंद करते हैं, चलाते बंद करते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। पुअर वेंटिलेशन, अगर उसको हवा प्रॉपर नहीं मिल रही तो भी हो सकता है। इनकरेक्ट वोल्टेज, अगर आपने वोल्टेज की सप्लाई चेंज कर दी है तब भी ओवर हीटिंग हो सकती है। क्लियर है जी यहां तक?
वसीम? यस सर। ओके, नाउ ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। नजर आ रहा है बच्चे आपको? यस सर, वाइट स्क्रीन नजर स्क्रीन। आ रही है? ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखूंगा, साथ में उसको चेंज करता रहूंगा आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक हमारे पास एक शंट मोटर है जिसके अप्लाइड वोल्टेज है 230 वोल्ट्स, और नो लोड के ऊपर वो 5 एम्पेयर ले रही है। नो लोड के ऊपर 5 एम्पेयर ले रही है, ठीक है जी। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.25 ओम है, और फील्ड की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी है 115 ओम, ठीक है जी। ठीक है बच्चे? यस सर। अब अगर मोटर के ऊपर आप ऐसा लोड डालें, यानी कि आप जब आप इसको लोड डालते हैं तो वो जो करंट लेगी, यानी कि लोड करंट जो वो ड्रा करेगी आई एल, वो अगर 40 एम्पेयर हो, यानी कि आप ऐसा लोड डालते हैं कि आपका जो है वो लोड करंट वो 40 एम्पेयर हो जाता है, तो आपने बताने हैं आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। एक आपने ये बताने हैं, दूसरा इसकी एफिशिएंसी बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है जी। एक शंट मोटर है हमारे पास जिसका अप्लाइड लोड जो है वो 230 है, और नो लोड के ऊपर वो 5 एम्पेयर ले रही है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25 है, और फील्ड रेजिस्टेंस उसकी 115 एम्पेयर है। अब अगर उसके ऊपर एक ऐसा लोड डाला जाए जिससे उसका जो वो करंट ड्रा करेगी या लोड लेगी वो 40 एम्पेयर हो, तो आपने क्या बताना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करने आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस और उसकी एफिशिएंसी, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम नो लोड कंडीशन पे इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट पावर के केस में हमें अप्लाइड वोल्टेज बताए गए हैं, और साथ में हमें लोड भी बता दिया गया, लोड करंट जब नो लोड था तो इनपुट पावर कितनी थी? 230, और जो इनपुट करंट था नो लोड के केस में वो 5 एम्पेयर था। तो वो कितने करंट ले रही, वाटेज ले रही होगी? 1150 वाट इनिशियली वो यूज कर रही है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब अगर हमें शंट करंट का पता चल जाए, शंट करंट हमने अगर कैलकुलेट करना हो ISH, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन बताएगा? V/R। V हमारे पास 230 है, और R कितनी है? शंट रेजिस्टेंस कितनी है?
या फील्ड रेजिस्टेंस कितनी है? 115 ओम। वो 115 है। हाँ जी, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 एम्पेयर्स जो है वो शंट करंट है। सही है। तो आर्मेचर करंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कल भी हमने कहा था कि लोड में से शंट को माइनस कर दें। लोड हमारे पास 5 एम्पेयर था जो कि गिवन है, और ये हमने शंट अभी फाइंड आउट किया है, तो ये बाकी बच जाएगा 3 एम्पेयर आपके क्या होंगे? आर्मेचर करंट होगा। सही है। यस सर। अब हमारे पास कॉपर लॉसेस कहां कहां हो सकते हैं? जहां जहां पर बाइंडिंग होगी। ऐसे ही है ना? एक्सक्यूज मी, आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ, तो दो जगह पर हमारी बाइंडिंग है, एक है आर्मेचर पे और दूसरा है हमारा फील्ड के ऊपर। दो जगह पे ही बाइंडिंग है, तो दो जगह पे आपके कॉपर लॉसेज होंगे, आर्मेचर के ऊपर और फील्ड के ऊपर। दोनों का हमें करंट भी पता है, दोनों की रिजल्ट। आर्मेचर का करंट हमें पता होगा आई ए स्क्वायर आर ए, ये हमारे पास कॉपर लॉस आर्मेचर के आ जाएंगे। और फील्ड का हमें पता है कि शंट फील्ड है, तो आई एस एच को स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय आर एस एच, दोनों चीजें गिवन है। आर्मेचर करंट हमने अभी कैलकुलेट किया था 3 और आर हमारे पास गिवन था 0.25। यहां से हमें पता चल जाएगा आर्मेचर का जो कि 2.25 वाट्स है, और शंट का हमें करंट का पता था कि जो हमने कैलकुलेट किया था 2 मल्टीप्लाइड बाय 115। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि 460 वॉट्स जो है वो फील्ड के ऊपर अगेंस्ट लॉस्ट है हो रहा है। ठीक है जी। अब हमने कैलकुलेट करने आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। पावर का पता है, इन पावर कितनी है जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी? 1150। 1150। हाँ जी। अब उसमें से ये दोनों लॉसेस माइनस कर दें तो बाकी जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? वो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। तो इनको ऐड कर दें, 460 प्लस 2.25 यानी कि ये जाएगा 462.25। इसको अगर आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 687 माइनस 75 वॉट्स। ये आपके हैं आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। क्लियर जी? यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे? ये थे आपके नो नो सर। लोड कंडीशन में। अच्छा, अब हम चलते हैं लोड कंडीशन में। लोड कंडीशन जब आपने लोड लगा दिया तो बताया गया था कि करंट कितना हो गया 40 एम्पेयर्स पे। तो वहां पर हम ये चीजें सारी दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। आर्मेचर करंट हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। आर्मेचर अब लोड करंट कितना हो गया हमारा 40, और इसमें से हम शंट माइनस कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 38 एम्पेयर। ठीक है जी। तो यहीं पर ही हम आर्मेचर के कॉपर लॉसेस निकाल लेते हैं। वो किसके बराबर होंगे? आर्मेचर करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर ए। आर्मेचर करंट है 38 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.02 सॉरी 0.025
25, तो ये आ जाएगा 361 वॉट्स। ठीक है जी। ये हमने आर्मेचर के लॉसेस निकालिए। इसी तरह से हम कांस्टेंट लॉसेस क्या होते हैं? कांस्टेंट लॉसेस वही लॉसेस हैं जो आपके मशीन आपकी चले या ना चले, यानी कि नो लोड पे हो तब भी वो लॉस होता है, और जो हमने पहले कैलकुलेट किए हैं, यानी कि नो लोड वाले लॉसेस, नो लोड पे लॉसेस थे हमारे 687.75 वॉट्स, ये प्लस ये लॉसेस थे ना हमारे वहां पर, यस सर। नो लोड लॉसेस थे, और साथ में हमारे जो फील्ड के लॉसेस हैं वो होने ही होने हैं, जो कि 460 वॉट्स थे। तो ये दोनों मिलाकर अगर आप इनको ऐड अप कर लेते हैं हम इसको, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट लॉसेस। इनको ऐड किया तो ये हमारे आ जाएंगे 1145.5 वाट। ये कॉन्स्टेंटली लॉसेस हैं, ये होने ही होने होते हैं। तो अगर हम टोटल लॉस करें लोड लगाने से या लोड ना लगाने के बाद, तो ये तो कांस्टेंट लॉसेस थे 1147.5, और जो लोड लगाने से आर्मेचर के लॉसेस में इंक्रीज हुआ वो इसमें ऐड कर देते हैं 361 वॉट्स। तो ये टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ ये हो गया, ऐड करेंगे तो 1508 माइनस 75। ठीक है जी, वॉट्स। ये आपके टोटल लॉसेस हो जाएंगे। क्लियर जी? अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है। इनपुट पावर हमें पता है कितनी थी, इनपुट पावर जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी, वो नो लोड के केस में थी। अब हमारा लोड के केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं अप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट विदड्रॉन, यानी कि लोड करंट 40 है, तो ये आ जाएगा 9200 वॉट्स। ये और आउटपुट पावर हमने कैलकुलेट करनी है, वो हमें पता नहीं है, वो कैलकुलेट कैसे करनी है? इन पावर में से लॉसेस निकाल देंगे, 9200 माइनस ये भी जो लॉसेस कैलकुलेट किए हैं 1508.75, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी, जो कि हमारे पास 7691.25 है। ये आउटपुट पावर है। और अगर हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हो ईटा, तो वो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, या इनपुट में से माइनस कर दें, इनपुट में से माइनस कर दें आउटपुट। ऐसे ही है जी। नाइनटी टू 1.25, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो बच की 25 वाट्स, 75, ये 75 होगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल वॉटेज की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी चाहते हैं परसेंट, वैल्यू आएगी 76 की फॉर्म में। ओ भाई क्या हो गया? अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में चाहते हैं तो जो एफिशिएंसी है वो आपकी डिवाइडेड बाय 100 ही होगा बच्चे, फिर वो फार्मूला चेंज हो जाएगा ना, आउटपुट ओवर इनपुट करनी पड़ेगी। ये भी आपने आउटपुट ओवर इनपुट करनी पड़ेगी। 7691 जो आपकी आउटपुट आई है डिवाइडेड बाय आपकी इनपुट कितनी थी 9200 मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से आपकी परसेंटेज में आएगी। ये आ जाएगा फिर 83.6%। ठीक है जी। ओके, समझ आ गई आपको? ऐसे ही ना? तकरीबन
अच्छा जी, चले अगर अभी एक और आपने एट एग्जांपल लॉग कंडीशन के हम डिस्कस। फील्ड नहीं निकाले, बच्चे क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा आपने एट लोड कंडीशन के बस ऊपर यानी कि कॉपर लॉसेस आर्मेचर के निकाले, फील्ड के नहीं निकाले थे। बच्चे फील्ड तो आपका सेम रहेगा ना, करंट इंक्रीज करने से, लोड करंट करने से फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, आर्मेचर करंट पे इफेक्ट आता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है काफी दफा कि जब आप लोड इंक्रीज करते हैं तो आपका एक्चुअली आर्मेचर करंट चेंज होता है, फील्ड तो आपका सेम रहती है, वो जो पैरेलल में लगी है वो फील्ड करंट सेम रहेगा। दोबारा से याद रख लें कि अगर आप लोड लगाते हैं तो करंट पे इंपैक्ट जो आता है वो आर्मेचर करंट पे आता है, फील्ड करंट पे नहीं आता। ओके सर। फील्ड करंट नो लोड और लोड के केस में सेम रहेगा। ओके सर। अच्छा जी, एक कब क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सीरीज मोटर है। अच्छा, इनकी कंस्ट्रक्शन आपके ज़हन में जब तक नहीं होगी ना, शंट या सीरीज की, कि इनमें फ़र्क क्या है, तब तक आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो वो जो है वो सीरीज मोटर 250 वोल्ट अप्लाइड है उसको, और वो 500 आरपीएम पे चल रही है। ठीक है जी। जो शाफ्ट टार्क है TSH, ये शाफ्ट टार्क हमने पढ़ा था, दैट इज 130 न्यूटन मीटर। यार ये देखो, अभी तक तुम्हारी क्लास में लोग आ रहे हैं। और इस लोड के ऊपर जो एफिशिएंसी है वो है 88%। ठीक है जी। वो कहता है कि जी अगर ये लोड लगा दें और इतनी एफिशिएंसी आए तो आपने करंट बताना है कि मोटर करंट कितना ले रही है इस टाइम पे। क्लियर है जी? ज़हन में आपने वही रखना है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर का। तो सबसे पहले आप इसकी इनपुट पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी की भी? VI। V मल्टीप्लाइड बाय IL। अब लोड करंट हमें नहीं बताया, लेकिन ये हमें बता दिया कि वो 250 पे चल रही है, ऐसे ही है ना? यस सर। तो 2V। अच्छा, अब अगर आपने आउटपुट पावर बतानी हो और लेकिन आपको एफिशिएंसी बता दी गई हो, एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, वो अगर परसेंटेज में बता दी गई, आप परसेंटेज को निकाल दें, 88% निकाल दिया गया तो आप उसको परसेंटेज में 0.88 कर लें, ऐसे ही है ना? वो 0.88 आपको पता है, तो अब आपने आउटपुट पावर निकालनी है तो आप क्या करेंगे? वो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ इनपुट से वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना? तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय IL, ये इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने एक पीछे फार्मूला पढ़ा था शाफ्ट आर का, जिसके मुताबिक आउटपुट जो है जब हम शाफ्ट पढ़ रहे थे वो बराबर थी 2πn, n उसकी स्पीड, और TSH शाफ्ट का टार्क डिवाइडेड बाय 60। ये हमने थोड़ा सा पहले किया था कैलकुलेट। सही है? ये जो पिछले लेक्चर पढ़ा, इससे एक पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो मेकअप क्लास की थी, उसमें अगर आप नहीं है तो स्लाइड में जाके देख लीजिएगा ये। अब हाँ,